हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में मेन रूप से सेक्शन 24 समझेंगे। ये हमारा एविडेंस एक्ट का 18th लेक्चर है। हम बात करें कि कन्फेशन कब सुसंगत नहीं होता, यदि हम इस टर्म को समझने का प्रयास करें कि कन्फेशन व्हेन नॉट रेलिवेंट, तो मेन रूप से दो चीजों में हमने पढ़ा कि जब कन्फेशन या तो सेक्शन 24 से प्रभावित हो रहा हो, हिट हो रहा हो, या 25 की वजह से प्रभावित हो रहा हो, या सेक्शन 26 से प्रभावित हो रहा हो, या फिर जो कन्फेशन किया हो वह सही तरीके से ना किया हो, फॉल्सली हो, वॉलंटरी ना हो, या फिर कंप्लीट ना हो, एम्बिगुअस हो, क्लियर ना हो, रिलायबल ना हो, तो उस स्थिति में तो मेन रूप से हम बात कर रहे हैं सेक्शन 24 को कि सेक्शन 24 के अंतर्गत कन्फेशन कब सुसंगत नहीं है। तो हम इसकी बात करें सेक्शन 24 की, तो सेक्शन 24 के लागू होने के लिए शर्तें क्या है, मतलब कब वो कन्फेशन सुसंगत नहीं होगा, इसको समझते हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 में बताया कि कन्फेशन जो किया हो वह एक्यूज्ड ने किया हो। नंबर 1, कन्फेशन एक्यूज्ड ने किया हो, किसी अन्य व्यक्ति ने ना कर दिया हो, मतलब जिसके संबंध में जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो चार्ज चल रहा हो, उसी व्यक्ति ने कन्फेशन किया हो। किसी पार्टी ने, विटनेस ने या किसी अन्य व्यक्ति ने कर दिया है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो नंबर 1 हुआ कि जो कन्फेशन किया है वो एक्यूज ने किया हो। नंबर 2, जो कन्फेशन किया है वह किस वजह से किया है, वो कन्फेशन किया है यहां पर या तो उत्प्रेरणा की वजह से, या धमकी की वजह से, या वचन की वजह से किया है, यानी कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की वजह से किया है, उसने एक्यूज ने किया है। तो हमने शॉर्ट में लिखा है यहां पर टीआईपी, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस। यहां पर टीआईपी सेक्शन 9 वाला नहीं है, टेस्ट आइडेंटिटी पीरियड हमने खुद ही बनाई है, तो आप उसको मत लीजिएगा। यहां पर टीआईपी का मतलब सेक्शन 9 होता है, हमने समझने के लिए लिखा है यहां पर थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, यानी कि जहां पर जो कन्फेशन किया है किस वजह से किया है उसने, टीआईपी की वजह से, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की वजह से। थ्रेट का मतलब कोई धमकी दी कि तुमने ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे, ये नहीं किया तो हम वो कर देंगे, या फिर क्या ये कुछ प्रलोभन दे दिया कि तुम यदि कन्फेशन कर लोगे तो हम क्या कर देंगे, तुम्हारी सजा कम कर देंगे या बेल को छोड़ देंगे, मतलब कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कहा। या फिर कोई वचन दे दिया है किसी मजिस्ट्रेट ने या किसी एसआई वगैरह ने। तो मेन रूप से उस एक्यूज्ड ने इसलिए कन्फेशन किया है क्योंकि उसको थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस दिया गया था। ठीक है ना, थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस ध्यान रखिएगा सेक्शन 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, जो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, जो प्रॉमिस दिया है वो कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। यहां पर जो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस दिया हो वो प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा किया गया हो। प्राधिकारवान व्यक्ति यानी कि पर्सन इन अथॉरिटी द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा कि जो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस दिया हो वह प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा किया गया हो। अब प्राधिकारवान व्यक्ति क्या होता है, कौन होता है, सिंपल भाषा में हम समझें तो प्राधिकारवान व्यक्ति वह होता है जो चार्ज को, जो केस चल रहा है उस अभियुक्त के विरुद्ध, जो चार्ज को या उसकी कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। अब चार्ज और कार्रवाई कौन प्रभावित कर सकता है ये तो आप सिंपल रूप से जानते ही हैं। जैसे आपका कोई एसआई हो गया, कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, या फिर कोई मजिस्ट्रेट हो गया, कोर्ट का अधिकारी हो गया, तो ये सब क्या कर सकते हैं, ये कार्रवाई को या फिर चार्ज को प्रभावित कर सकते हैं। तो नंबर 1, परंतु इसी टर्म को समझें कि जो कार्रवाई को या चार्ज को प्रभावित कर सकता है तो संकुचित आएगी परिभाषा, केवल इसमें पुलिस ऑफिसर आएगा और मजिस्ट्रेट आएगा, परंतु इतने तक सीमित रखना ही सही शब्द नहीं है। तो मेन रूप से यदि हम इसकी विस्तृत यानी कि वाइड टर्म में हम समझें कि इसका जो पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब क्या है, तो पर्सन इन अथॉरिटी वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो अपनी स्थिति की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से एक्यूज्ड को प्रभावित कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी स्थिति से एक्यूज को प्रभावित कर सकता है, जैसे हम बात करें प्रिंसिपल हो गया, हेडमास्टर हो गया स्टूडेंट के संदर्भ में, नर्सेज हो गई यानी कि डॉक्टर हो गया नर्स के संदर्भ में, कोई मालिक हो गया नौकर के संदर्भ में। इसी प्रकार से हमने एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पर, यानी जैसे आपका टीचर हो गया, सीनियर और क्लर्क के संदर्भ में कोई सीनियर ऑफिसर हो सकता है या कोई मालिक हो सकता है, तो ये सारे व्यक्ति हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर एवरी पर्सन एक्यूज थिंग, और इसके संबंध में हम समझें कि मतलब कैसे हम थोड़ा अनुमान लगाएं।
तो मेन रूप से वो सारे व्यक्ति भी पर्सन इन अथॉरिटी की कैटेगरी में आ जाएंगे जिसके बारे में अभियुक्त ये समझे कि ये कहीं ना कहीं कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। तो मैंने हल्का सा हिंट लिख दिया है, एंड एवरी पर्सन अबाउट विच एक्यूज थिंक ही दैट पर्सन कैन इफेक्ट द प्रोसीडिंग, मतलब वो व्यक्ति भी आ जाएंगे जिसको एक्यूज लग रहा है, एक्यूज को ऐसा लग रहा है कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। तो मेन रूप से किसने दिया हो, टीआईपी किसने दी गई हो, पर्सन इन अथॉरिटी ने दी हो, है ना। तो हमने पढ़ा, और यदि टीआईपी की वजह से यदि उस व्यक्ति ने कोई संस्वीकृति की है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। ये इस केस में भी कहा गया था, प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इफ द कन्फेशन इज मेड अंडर थ्रेट, इंड्यूस एंड प्रॉमिस, देन दैट कन्फेशन इज विल नॉट बी रेलेवेंट। अब नेक्स्ट की हम बात करें कि सच टीआईपी मस्ट हैव बीन रेफरेंस टू चार्ज, कि मतलब जो प्रलोभन या धमकी या वचन जो दिया हो, धमकी उत्प्रेरणा जो वचन दिया गया है वो चार्ज के संदर्भ में दिया हो। यदि चार्ज के संदर्भ में नहीं दिया है, वैसे ही किसी अन्य चीज के संदर्भ में दिया है, उसका केस से, प्रोसीडिंग से, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी सेक्शन 24 से प्रभावित नहीं होगा, फिर वो संस्वीकृति रेलिवेंट हो जाएगी। तो यहां पर हम चार्ज को कैसे समझे, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक केस है, यहां पर मैंने लिंक करके इधर लिखा है, एम्प्रेस वर्सेस मोहन लाल के केस में यहां पर पंचायत ने अभियुक्त पर एक आरोप लगा हुआ था, तो पंचायत ने अभियुक्त से कहा कि यदि तुमने कन्फेशन नहीं किया तो हम तुमको जाति से निकाल देंगे। तो यहां पर अभियुक्त ने इसलिए उससे क्या कर लिया, कन्फेशन कर लिया। अब प्रश्न ये उठा, क्या ये जो संस्वीकृति की है क्या ये रेलिवेंट होगी? तो कोर्ट ने कहा कि जो कन्फेशन उन्होंने कहा था हम जाति से निकाल देंगे, तो यहां पर चार्ज से, केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस कन्फेशन को रेलिवेंट ठहराया गया और वो सुसंगत था, है ना। तो ये आपका केस हो गया। दूसरा हम बात करें कि जो टीआईपी दिया गया है, यानी कि उत्प्रेरणा, धमकी, जो वचन दिया गया है, न्यायालय को ऐसा लगना चाहिए कि कुछ इस प्रकार का मतलब अभियुक्त के मन में आ जाए कि यदि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन से यदि मैं संस्वीकृति कर लेता हूं, मतलब किसी ने, पर्सन इन अथॉरिटी ने उसको उत्प्रेरणा या धमकी, वचन दी, और फिर अभियुक्त को ऐसा लगा कि यदि मैं संस्वीकृति कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, किसी बुराई को हटा दूंगा या फिर मैं कोई लाभ प्राप्त कर लूंगा, ऐहिक प्रकृति का, टेम्पोरियल नेचर का। यदि ऐसा है तो वो भी एक शर्त होगी। तो वही मैंने लिखा है, दैट द टीआईपी यानी कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट एंड प्रॉमिस मस्ट इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, मतलब न्यायालय की राय में ऐसा होना चाहिए, बी सफिशिएंट टू गिव एक्यूज्ड ग्राउंड, कि एक एक्यूज्ड को एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है, फॉर सपोजिंग, इस बात का, दैट बाय मेकिंग इट, कि वह इसे करके यानी कन्फेशन को करके क्या करेगा, ही वुड गेन एन एडवांटेज, वह कोई एडवांटेज प्राप्त कर लेगा, और अवॉइड एनी इविल, या फिर किसी बुराई को हटा देगा, ऑफ टेम्पोरियल नेचर, है ना, इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, किसके संदर्भ में, जो कार्रवाई चल रही है उसके संदर्भ में। या जैसे उसने कहा कि यदि मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा कि मुझे कोई लाभ मिल जाएगा, मेरी सजा कम हो जाएगी, मुझे बेल पे छोड़ दिया जाएगा या मुझे बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। यदि इस वजह से अभियुक्त ने कोई कन्फेशन किया है तो वो कन्फेशन भी रेलिवेंट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं थोड़ा सा और समझने लगा, तो हमने ये पढ़ा कि उसके मन में ऐसा है कि कोई चार्ज यानी कि केस से रिलेटेड कोई लाभ मिल जाएगा। यदि केस से रिलेटेड यानी कि प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई से लाभ नहीं मिल रहा या फिर कोई वो इविल को हटा नहीं रहा है, तो वो 24 से प्रभावित नहीं होगा, यानी कि वो सुसंगत हो जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझने का हम प्रयास करें, जैसे कि किसी मजिस्ट्रेट ने कहा उससे कि यदि तुमने कन्फेशन कर लिया मैं तुम्हारी सजा को कम कर दूंगा, यदि तुमने कन्फेशन नहीं किया सोच लेना मैं तुम्हारी सजा को बढ़ा दूंगा। या फिर उसने कहा कि यदि तुमने कन्फेशन कर लिया तो मैं बेल पे छोड़ दूंगा, यदि तुमने कन्फेशन कर लिया तुम्हारे फेवर में रहूंगा, यदि तुमने कन्फेशन कर लिया तो मैं तुम्हारी में नरमी से बात करूंगा, तो इस तरीके से नरमाई बरतूंगा तुम्हारे केस में। तो इस तरीके से जो कुछ भी यहां पर जो उसे थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस दिया, तो उस प्रकार से दिया गया था कि अभियुक्त अब ये सोच रहा है कि यदि मेरे कन्फेशन करने से मुझे लाभ मिल जाएगा या फिर मुझे हानि हो जाएगी या फिर केस मेरे विरुद्ध में चला जाएगा, इस वजह से कन्फेशन हो रहा है, तो वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगा। परंतु यहां पर यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हाँ उसने जज, मजिस्ट्रेट आया और एक्यूज से बोल रहा है कि यदि तुमने कन्फेशन नहीं किया तो तुम्हें पाप पड़ेगा, एक तो ये हो सकता है, या फिर
कि यदि तुमने एक तो तुमने अपराध कर लिया, पहले तुमने पाप कर लिया है और फिर तुम दोबारा से तुम झूठ बोल रहे हो यानी कि कन्फेशन नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम्हें एक और पाप पड़ेगा। तो यहां पर इस प्रकार की यानी कि जो धार्मिक प्रकृति की हैं, जो इस प्रकार की यानी केस से रिलेटेड नहीं है, तो वो प्रभावित नहीं होंगी, वो सत्य वचन होंगी यानी कि वो रेलिवेंट होंगी, उन्हें ग्राह्य किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, वो सेक्शन 24 से प्रभावित नहीं होंगी। तो मैंने बोला कि केस से रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है, कुछ केस में चार्ज में कुछ फायदा मिलेगा, इस वजह से एक्यूज कुछ कन्फेशन कर रहा है, वो रेलिवेंट नहीं होगा। परंतु इस केस से चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, सांसारिक चीजों से बाहर की चीजें हैं, जैसे भगवान के नाम पर तुम सत्य बात बोलो, भगवान के नाम पर जो तुमने कहा वो बोल दो, या तुमने क्राइम किया वो बोल दो, या फिर तुम्हें ऊपर जाके तुम्हें भगवान के सामने तुम्हें क्या मुंह दिखाओगे, इसलिए सत्य बोल दो। तो इन वजह से यदि वो कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन रेलिवेंट होंगे, वो सेक्शन 24 से प्रभावित नहीं होंगे। पर्सन इन अथॉरिटी की हम बात कर रहे थे, तो यहां पर पर्सन इन अथॉरिटी में क्या कोई मित्र से कोई कन्फेशन कर रहा है, या फिर हो सकता है किसी रिलेटिव से कन्फेशन कर रहा है, क्या वो इससे प्रभावित हो जाएगा सेक्शन 24 से? यानी कि पर्सन इन अथॉरिटी कैटेगरी में क्या आ सकता है? तो ये फ्रेंड और फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव पर्सन इन अथॉरिटी कैटेगरी में नहीं आता है, और इनसे किया गया वो कन्फेशन रेलिवेंट होगा। परंतु यदि फ्रेंड है या रिलेटिव है, उसी केस में कोई इंचार्ज है, तो वो हो सकते हैं। इसी प्रकार से मुखिया भी हो सकता है ना। तो ये सारे व्यक्ति पर्सन इन अथॉरिटी, मुखिया मैंने बताया वो हो जाएगा, मजिस्ट्रेट हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा। परंतु कौन से नहीं हो सकते? जिसका उस केस से यानी कि जो एक्यूज की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, वो नहीं होंगे। जैसे फ्रेंड है, रिलेटिव है ना, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं होंगे। तो ये हमारा था सेक्शन 24। तो आई थिंक सेक्शन 24 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 25 और 26 पढ़ेंगे। थैंक यू।